हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, कला के सामान्य परिचय। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कला की शुरुआत करते हैं और कला की शुरुआत हम करेंगे कला के सामान्य परिचय से, यानी प्राचीन भारतीय चित्रकला में कला के सामान्य परिचय से हम आज इस वीडियो की शुरुआत करेंगे और कला के बारे में एक सामान्य जानकारी लेंगे। और यह चैप्टर भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस पूरे कला के सामान्य परिचय को हम लोग 5-6 महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत देखेंगे और इस कला के सामान्य परिचय में हम लोग सबसे पहले इसका एक सामान्य परिचय देखेंगे। और सामान्य परिचय के अलावा कला के कितने प्रकार बताए गए हैं, कला के प्रकार देखेंगे। कला के प्रकार के बाद में हम लोग देखेंगे कला का वर्गीकरण। कला के सामान्य भेद। भारतीय कला की विशेषताएं। और अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु है कला की परिभाषा। और कला की परिभाषा में हम लोग देखेंगे कुछ पाश्चात्य विद्वान हैं, उन्होंने कला की परिभाषा दी है, कुछ भारतीय विद्वान हैं, उन्होंने कला की परिभाषा दी है। इन सारी परिभाषाओं को देखेंगे कला के सामान्य परिचय के अंतर्गत। तो ये 5-6 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके अंतर्गत हम कला के सामान्य परिचय का अध्ययन करेंगे। और जहां अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप कमेंट करिएगा और उस समस्या का समाधान किया जाएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो में क्या त्रुटि रही है उसको भी लेकर के कमेंट करिएगा। और अगले वीडियो में अगर आपका कमेंट सही रहेगा, सुझाव विचार करने योग्य है, तो उस पर अवश्य विचार किया जाएगा। तो आइए हम लोग कला के सामान्य परिचय के अंतर्गत एक सामान्य जानकारी हम लोग लेते हैं और देखते हैं कि कला के सामान्य परिचय के अंतर्गत हम लोग क्या क्या कला के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ परीक्षा की दृष्टि से कौन क्या महत्वपूर्ण है इसको भी देखेंगे। दोस्तों, मानव सभ्यता के उदय के साथ ही चित्रकला की शुरुआत मानी जाती है। आगे हम एक चैप्टर प्रागैतिहासिक काल में देखेंगे कि जब मानव नहीं आदि मानव था, उसमें किसी प्रकार की सामाजिकता का विकास नहीं हुआ था, बर्बर था, जंगली था, असभ्य था, खाना बदोश था।
तभी से उसने चित्रकारी प्रारंभ कर दी और प्रकृति प्रदत्त गुफाओं में खनिज रंगों से आदिमानव के द्वारा बहुत से चित्र चित्रित किए गए, जो भारत के विभिन्न प्रांतों में उन पहाड़ी गुफाओं में आज भी सुरक्षित अवस्था में है। तो हम उनकी चर्चा वहां करेंगे, लेकिन यहाँ देखते हैं चित्रकला की शुरुआत पाषाण काल से ही हो गया था, अर्थात प्रागैतिहासिक काल से ही हो गया था और उसकी शुरुआत आदिमानव के द्वारा की गई थी। लेकिन अगर हम लोग सामान्य रूप से अगर बात करें तो ये जो कला है, कला दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। का धन ला। अगर हम देखें यहाँ का तात्पर्य एक देवताओं में सबसे सुंदर देवता थे जिनकी पूजा कोई नहीं करता है, और वो सबसे सुंदर देवता माने जाते थे कामदेव। और कामदेव किसके प्रतीक हैं? सुंदरता। और जो चीजें सुंदर है, अच्छा है, वह हर्ष भी प्रदान करता है, आपको खुश भी करता है, एक तरह से उल्लास की भावना आती है। तो इसका तात्पर्य हर्ष या उल्लास से भी लगा सकते हैं। और ला का अर्थ है लाना। अर्थात किसी भी कार्य में सुंदरता ले आना, जिसे देखने से आदमी हर्षित हो, आनंदित हो, उल्लास की भावना जगे, वह कला है। अब यहाँ कला का कोई हम क्षेत्र सीमित नहीं कर सकते हैं। कला के अंतर्गत यह देखेंगे या चित्रकला ही देखेंगे या मूर्तिकला ही देखेंगे, कला का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। और किसी भी कार्य को हम अगर सुंदरता पूर्वक करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, देखने व सुनने में लोगों को अच्छा लगे, वही कला है। चाहे हम बढ़िया से क्रिकेट खेलें, कलात्मक बल्लेबाज था ना, कलाइयों का बड़ा सुंदरता से प्रयोग कर रहा है, कलात्मक तरीके से कर रहा है। चाहे हम खाना बनाएं, पाक कला के विशेषज्ञ बन जाएं, जो लोगों को अच्छा लगे, या गायन, वादन, नृत्य, कुछ भी करें जो लोगों को अच्छा लगे, वही कला है। तो इसका क्षेत्र बहुत सीमित नहीं रख सकते हैं, बहुत विस्तृत रूप है कला के। और कला के बारे में कहा गया है कि कला संस्कृत भाषा का शब्द है और यह संस्कृत भाषा के कत धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है सुंदर, मधुर या कोमल। हालांकि कुछ विद्वानों ने इसे कल धातु से माना है, कुछ ने इसी को कम धातु से माना है, लेकिन सामान्य रूप से ये माना गया है कि कला संस्कृत के कत धातु से लिया गया है। तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कला किस भाषा का शब्द है, तो कला संस्कृत भाषा का शब्द है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, आपका कला, इस कला की भाषा क्या है? संस्कृत है। यह संस्कृत भाषा से लिया गया है, संस्कृत भाषा का शब्द है। और संस्कृति के यह कत धातु से लिया गया है।
कत धातु से लिया गया है और इस कत धातु का जो अर्थ है वह है सुंदर या मधुर या सुख लाने वाला, कुछ भी कह सकते हैं। हालांकि कुछ विद्वानों ने इसको कल धातु या कम धातु से भी माने हैं। कुछ विद्वानों ने इसको किस धातु से माना है? सामान्य रूप से तो कत धातु है, लेकिन कुछ विद्वानों ने कल धातु और कुछ ने कम धातु से इसकी उत्पत्ति बताए हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो परीक्षा के दृश्य है ये है कि कला ये संस्कृत भाषा का शब्द है और कला के पश्चात हम लोग देखेंगे आर्ट। असल में कला को यूरोप में आर्ट कहा गया है और यह जो आर्ट है असल में यह लैटिन भाषा का बिगड़ा हुआ रूप है। असल में लैटिन भाषा में आर्ट को आर्टेम, आर्टम या आर्ट्स कहा गया है और धीरे धीरे इसका रूप बिगड़ते बिगड़ते आज इसे आर्ट कहा गया और यह मूल रूप से लैटिन भाषा का शब्द है और यह जो लैटिन भाषा का आर्टेम शब्द है इसकी उत्पत्ति अर्ध धातु से हुई, जिसका अर्थ है पैदा करना या फिट करना या बनाना। बनाना वो केला वाला बनाना नहीं, बनाना मतलब किसी चीज को बनाते हैं। तो ये अर्ध धातु का अर्थ है आर्टेम शब्द का। तो थोड़ा सा हम लोग आर्ट देख लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि यूरोप में यहाँ पर कला के लिए आर्ट शब्द का प्रयोग हुआ है। आर्ट और ये जो आर्ट है यह लैटिन भाषा के शब्द आर्ट आर्टेम या आर्टम, तमाम ऐसे शब्द हैं, कई नाम दिए गए हैं आर्ट, आर्टम या आर्टम। और ये जो शब्द है इसकी उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो यह अर्ध धातु से हुई है और इसका अर्थ है पैदा करना, फिट करना या बनाना। तो हम लोग
इन दो शब्दों को देखें, एक आर्ट देखें और एक कला देखें, और इनकी भाषा को भी हम लोग देखें, किस धातु से लिया गया है, उसका क्या अर्थ है, इत्यादि चीज़ों को अभी हम लोग कला के सामान्य परिचय के अंतर्गत देखें। और इसके पश्चात हम लोग देखेंगे कि कला के का जो उल्लेख हुआ है, सबसे पहले कला का उल्लेख कहाँ हुआ, किस रूप में हुआ, इत्यादि चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो इसको मिटा देते हैं और देखते हैं कला का उल्लेख किन ग्रंथों में हुआ है। सबसे पहले कला शब्द का उल्लेख, और कला शब्द का उल्लेख विभिन्न ग्रंथों में हुआ है। हम लोग जब साहित्य में चित्रकला देखेंगे तब वहाँ हम लोग देखेंगे किस किस ग्रंथ में किस रूप में कला का उल्लेख हुआ है। तो आज हम लोग देखते हैं अभी कला का उल्लेख, और कला का सबसे प्राचीनतम उल्लेख हमारे वेदों में हुए हैं। और वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इन 4 वेदों में सबसे पहले जो उल्लेख हुआ है वह आपके ऋग्वेद में हुआ है। ये प्राचीनतम उल्लेख है, लेकिन कला शब्द का यथार्थवादी उल्लेख कहाँ हुआ है, तब उसका उत्तर बदल जाएगा। तो कला शब्द का यथार्थवादी उल्लेख भरत मुनि की रचना है नाट्य शास्त्र, इसमें किया गया है। यथार्थवादी का उल्लेख का मतलब शिल्प, हुनर या कार्य कौशल की दृष्टि से अगर देखें तो वह यथार्थवादी उल्लेख कहलाता है। और इस कला शब्द का यथार्थवादी उल्लेख नाट्य शास्त्र में हुआ है, जो भरत मुनि की रचना है। तो कई बार पूछा गया है कि कला शब्द का यथार्थवादी उल्लेख या कला शब्द का प्राचीनतम उल्लेख, दोनों से प्रश्न पूछा गया है। यथार्थवादी उल्लेख पूछेगा तो उसका उत्तर नाट्य शास्त्र हो जाएगा। भरत मुनि की रचना है, और भरत मुनि भारत के पहले सौंदर्य शास्त्री हैं जिन्होंने रस निष्पत्ति का सिद्धांत दिया था। बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोग उसको सौंदर्य शास्त्र में विस्तार से देखेंगे। लेकिन जब साहित्य में चित्रकला देखेंगे तब नाट्य शास्त्र के बारे में एक विस्तार से हम लोग पुनः उल्लेख करेंगे। और भी बहुत से ग्रंथ हैं जिसमें कला शब्द का उल्लेख हुआ है। 2 ग्रंथों की थोड़ी सी चर्चा यहाँ और कर देते हैं, क्योंकि इसका आगे थोड़ा सा परिवर्तित रूप आपको दिखेगा। एक रचना है अष्टाध्यायी, असल में यह अष्टाध्यायी एक व्याकरण की पुस्तक है जिसे संस्कृत भाषा में पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। और इस अष्टाध्यायी में भी कला से संबंधित उल्लेख हुए हैं। और इस अष्टाध्यायी में कला को शिल्प कहा गया है, और उस शिल्प के 2 रूप बताए गए हैं, एक कारु और दूसरा चारु। यहाँ कारु का तात्पर्य है कि जो जन सामान्य के उपयोग में हो वह कारु है, और एक है चारु, यानी जिसमें सौंदर्य की अधिकता है, जो सौंदर्य प्रधान कला होती है
वो चारु के अंतर्गत आती है। बाद में हम लोग इसी को देखे हैं कि चारुकला के अंतर्गत ललित कलाओं को हम लोग रखते हैं, अभी उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इस पाणिनि की अष्टाध्यायी में यहाँ कला को शिल्प कहा गया है। कला को क्या कहा गया है? शिल्प। और इस शिल्प के दो रूप बताए गए हैं, कारु और चारु। इसके अलावा एक और ग्रंथ है जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे, और वह है कौसुतकी ब्राह्मण। असल में यहाँ ब्राह्मण एक ग्रंथ है, यहाँ जाति से संबंध नहीं है। असल में ये ब्राह्मण दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। ब्रह्म और प्लस यण। पाणिनि के अष्टाध्यायी के अलावा एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ की हम लोग चर्चा किए थे, कौसुतकी ब्राह्मण की। और इस कौसुतकी ब्राह्मण में यहाँ संगीत को शिल्प कहा गया है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि पाणिनि की अष्टाध्यायी में कला को शिल्प कहा गया है, लेकिन कौसुतकी ब्राह्मण में संगीत को शिल्प कहा गया है। तो हालांकि अभी यहाँ से तो प्रश्न नहीं बना हुआ है, लेकिन प्रश्न अगर बनेगा तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्या प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न कुछ और पूछता है और आप कुछ और समझते हैं तो उसका उत्तर गलत हो जाता है, या प्रश्न को सही तरीके से आप नहीं पढ़ते हैं तब भी उसके उत्तर गलत हो जाते हैं। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, उसके पश्चात ही उसका उत्तर दीजिएगा। तो ये हमें कुछ ग्रंथों में देखे हैं कला शब्द का उल्लेख, जिसमें प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। यथार्थवादी उल्लेख नाट्य शास्त्र में, यहाँ से खूब प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसलिए इस चीज को थोड़ा सा कंठस्थ कर लीजिएगा। और इसके बाद में हम लोग देखेंगे कला के कितने प्रकार बताए गए हैं, कितने प्रकार के कलाओं का उल्लेख हुआ है, और विभिन्न ग्रंथों में कलाओं की संख्या भिन्न भिन्न बताई गई है। तो हम लोग आगे देखेंगे कला के प्रकार, कितने प्रकार के कला के प्रकार देखेंगे। और बहुत से ग्रंथ हैं, आप लोगों को बताए थे कि जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के कलाओं की संख्या बताई गई है, कलाओं की संख्या भिन्न भिन्न बताई गई है। तो कौन से ग्रंथ हैं और किस ग्रंथ में कला के कितने प्रकार बताए गए हैं, ये दोनों चीजें देखेंगे। और यहाँ से भी खूब प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे एक ग्रंथ है ललित विस्तार। हालांकि इसका सही नाम है ललित विस्तर, जो एक बौद्ध ग्रंथ है, लेकिन इसी को कहीं कहीं पर क्या अधिकतर लोग उच्चारण करते हैं ललित विस्तार। और इस बौद्ध ग्रंथ में 86 प्रकार की कलाएं बताई गई हैं। हालांकि कुछ गाइड टाइप की किताबों वगैरह भी हम लोग देखेंगे तो वहाँ इस ग्रंथ में 84 प्रकार के कला के उल्लेख मिलते हैं, लेकिन सही जो है वो 86 अर्थात 86 है। और इसके बाद में एक ग्रंथ है प्रबंध कोश, जिसे मेरुतुंग ने लिखा था। और यह प्रबंध कोश एक जैन ग्रंथ है और इसमें 72 प्रकार के कलाओं की चर्चा की गई है।
कोष्टक में नाम भी लिख दे रहे हैं, क्योंकि कई बार तो सिर्फ ग्रंथों का नाम दे देता है, किताबों का नाम दे देता है और पूछता है इसके रचनाकार कौन है या लेखक कौन है। और अब तो आधुनिक साहित्य से भी पूछना शुरू कर दिया है। तो मेरुतुंग ने प्रबंध कोश लिखा है ग्रंथ, और यह एक जैन ग्रंथ है। कभी कभी पूछा गया कि जैन ग्रंथों में कितने प्रकार के कलाओं की चर्चा की गई है, तो ये है 72 अर्थात 72। चाहे प्रबंध कोश पूछे, चाहे जैन ग्रंथों में पूछे कितने प्रकार के कलाओं की चर्चा हुई है, तो वो 72 अर्थात 72 है। और इसके अलावा और भी कुछ ग्रंथ हैं जिसमें 64 प्रकार की कलाओं की चर्चा हुई है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कामसूत्र। कामसूत्र जिसे वात्सायन ने लिखा है, और इसमें 64 प्रकार के कला बताए गए हैं। इसमें इन्होंने 64 कलाओं में चित्रकला का उल्लेख चौथे स्थान पर आलेख्यम नाम से किया गया है। हम लोग जब वात्सायन के कामसूत्र को साहित्य में देखेंगे तब उसे विस्तार से देखेंगे। अभी केवल इतना देखते हैं कि वात्सायन के कामसूत्र में 64 प्रकार के कलाओं का उल्लेख किया गया है। कामसूत्र के अलावा एक है काव्य शास्त्र, और काव्य शास्त्र ये दंडिन के द्वारा लिखा गया है, और इस ग्रंथ में भी 64 प्रकार की कलाओं की चर्चा की गई है। और इसके अलावा एक है शुक्र नीति सार, और इसको शुक्राचार्य के द्वारा लिखा गया था। और इस शुक्र नीति सार में भी 64 प्रकार के कलाओं की चर्चा की गई है। और शुक्राचार्य के अलावा दो और विद्वानों ने ग्रंथ लिखे हैं, उसमें भी 64 कलाओं की चर्चा की गई है। इसमें एक है कादंबरी, और कादंबरी को लिखने वाले थे बाणभट्ट। इसमें भी 64 प्रकार की कलाओं की चर्चा हुई है। और एक है अग्नि पुराण, हालांकि पुराणों की संख्या कुल 18 है, और इन 18 पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण है वो मत्स्य पुराण है। लेकिन यहाँ हम लोग अग्नि पुराण की चर्चा कर रहे हैं कि इस अग्नि पुराण में भी 64 प्रकार के कलाओं की चर्चा की गई है। कई बार पूछा गया है कामसूत्र में कितने प्रकार के कलाओं का उल्लेख हुआ है, तो कामसूत्र के अलावा काव्य शास्त्र, शुक्र नीति सार, कादंबरी और अग्नि पुराण में भी 64 प्रकार के कलाओं की चर्चा की गई है। और इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसमें कला के कितने प्रकार की चर्चा की गई है वो देख लेते हैं। और वह महत्वपूर्ण ग्रंथ है कला विलास। कला की सबसे विस्तृत चर्चा जो हुई है वो कला विलास में हुई है, जिसके रचनाकार क्षेमेंद्र थे। तो 350 कलाओं में को भी विभिन्न रूपों में बांटा गया है, भिन्न भिन्न कलाएं बताई गई हैं। तो 350 कलाओं में देखते हैं कि किस किस कला की चर्चा कला विलास ग्रंथ में हुआ है। तो एक ग्रंथ और देखते हैं, कला विलास। और इसके रचनाकार हैं क्षेमेंद्र।
और इसमें 350 प्रकार के कलाओं की चर्चा हुई है क्षेमेंद्र के कला विलास में। और इन 350 कलाओं को किस किस कला में बांटा गया है, तो इन 350 कलाओं में 10 कलाओं की चर्चा हुई है भेषज। असल में भेषज जो होते थे ये बौद्ध चिकित्सक होते थे। या वैद्य होते थे और इनके लिए 10 कलाओं की चर्चा क्षेमेंद्र महोदय ने की है। और भेषजों के अलावा 16 कलाओं की चर्चा इन्होंने कायस्थों अर्थात लेखकों के लिए किया है। असल में कायस्थ ही पहले लेखन का कार्य करते थे और बाद में जैसे जैसे शिक्षा का विकास हुआ बहुत से लोगों ने लेखन का कार्य किया शिक्षण लिए। तो पहले कायस्थ ही लेखक होते थे, तो यहाँ कायस्थ शब्द का प्रयोग किया गया है। कायस्थ अर्थात लेखक लिख सकते हैं। और इनके लिए 16 प्रकार की कलाओं की चर्चा की गई है कि किस तरह से लेखक अपने शब्दों के प्रयोग से व्यक्ति को कभी दुखी कर देता है, यानी उस साहित्य को पढ़ करके व्यक्ति दुखी हो जाता है, कभी प्रसन्न हो जाता है, कभी आक्रामक हो जाता है। तो वह उस लेखक के लेखन की कला है जो व्यक्तियों को जो है चेहरे पर विभिन्न प्रकार के भाव को ला पाता है। क्योंकि हिंदी में देख रहे हैं कि स्वर व्यंजन मिलाकर कुल लगभग 52 अक्षर होते हैं और वही 52 अक्षरों को किस तरह से आगे हेर फेर करके लिखता है कि उसी को पढ़कर कभी आप आनंदित होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी आक्रामक हो जाते हैं। तो वो लेखक की कला है, अपने लेखन की कला है। तो लेखकों के लिए यहाँ 16 प्रकार के कलाओं की चर्चा की गई है। और इसके अलावा पुरुषार्थ होता है। हिंदू धर्म में पुरुषार्थ बताए गए हैं कि पुरुषार्थ 4 होते हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन पुरुषार्थों के प्राप्ति के लिए 32 प्रकार के कलाओं की चर्चा की गई है पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए। और इसके अलावा क्षेमेंद्र के कला विलास में 64 जन उपयोगी कलाएं बताई गई हैं। जन उपयोगी कला की संख्या यहाँ पर 64 बताई गई है। वेश्याओं की कला, यानी किस तरह से एक वेश्या पराये पुरुष को धन कमाने के लिए आकर्षित करती है, तो वो भी कला है। उसमें कलाओं की संख्या 64 बताई गई है। सुनारों के लिए, सुनारों की कला जो है क्षेमेंद्र ने 64 बताई है कि किस तरह से सुनार जन सामान्य की आंखों में धूल धोंक कर सोना चुराता है। और इसके अलावा सार कलाओं की संख्या 100 बताई गई है। सभी कलाओं का निचोड़ सार कला की संख्या 100 बताई गई है। तो ये सारी कलाओं को जोड़ देंगे तो 350 या 350 कला आ जाएंगे। तो इस कला के प्रकारों में हम लोग देखे हैं, कला की सबसे ज्यादा संख्या कला के प्रकार की क्षेमेंद्र ने कला विलास नामक ग्रंथ में की है।
और इस ग्रंथ में किन किन लोगों के लिए कितने प्रकार के कलाओं की चर्चा किया गया है, तो हम लोग इसे देखें। और इसके पश्चात हम लोग कला का वर्गीकरण देखेंगे कि कला को कितने रूपों में वर्गीकृत किया गया है, कितने रूप में बांटा गया है, वो देखेंगे। असल में कला के बारे में कहा गया है कि कला अविभाज्य है, यानी कला को बांटा नहीं जा सकता है। एक क्रोचे महोदय हैं, आधुनिक सौंदर्य शास्त्रियों में एक थे, और इन्होंने कहा है कि कला अविभाज्य है, यानी कला को बांटा नहीं जा सकता। लेकिन बहुत से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने कला के प्रकार बताए हैं, और ये बताए हैं कि कला के दो रूप हैं। एक है उपयोगी कला और दूसरा है ललित कला। और यहाँ उपयोगी कला का संबंध है एक ऐसी कला से है जो मानव समाज के लिए उपयोगी हो, वह उपयोगी कला के अंतर्गत आता है। जैसे बढ़ईगिरी, सुनारगिरी, लोहारगिरी, ये सब उपयोगी कला के अंतर्गत आते हैं, और इन कलाओं का हम लोग उपयोग की दृष्टि से प्रयोग करते हैं। और एक होता है सौंदर्य प्रधान कला, जिसे ललित कला कहा गया है, जो सौंदर्य से ओतप्रोत होता है। और इन ललित कलाओं की संख्या 5 बताई गई है। हम लोग सौंदर्य शास्त्र में देखेंगे, एक सौंदर्य शास्त्री हैं हीगल, और उन्होंने अपने ग्रंथ एस्थेटिका में इसके बारे में बड़े विस्तार से चर्चा किए हैं। और हीगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट के अंतर्गत इन्होंने 5 प्रकार के ललित कलाओं की चर्चा किए हैं, जिसमें काव्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला, संगीत कला और वास्तुकला या स्थापत्य कला, ये 5 प्रकार की कलाओं की चर्चा किए हैं। और हीगल महोदय ने कहा है कि इन 5 कलाओं में जो सबसे श्रेष्ठ कला है वह काव्य कला है, और जो सबसे निम्न कला है वह वास्तुकला या स्थापत्य कला है। और इसके पीछे इन्होंने आधार बताया है कि काव्य कला में जड़ और चेतन, यहाँ उसका आधार जड़ और चेतन लिए हैं। और इन्होंने कहा है कि जो काव्य कला होती है उसमें चेतन की अधिकता होती है और जड़ की न्यूनता होती है, इसलिए काव्य कला सबसे श्रेष्ठ है। जबकि वास्तुकला या स्थापत्य कला में जड़ की अधिकता होती है और चेतन की न्यूनता होती है, इसलिए उस कला को सबसे निम्न कहा गया है। तो हम लोग उसे सौंदर्य शास्त्र में पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार से इसको देखेंगे, लेकिन हम लोग एक सामान्य जानकारी ले रहे हैं ललित कला के बारे में। तो थोड़ा सा ललित कला को देखेंगे और देखेंगे इस ललित कला, जो इस ललित कला में जिसकी संख्या 5 बताई गई है, किस कला में किसकी प्रधानता है। क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से भी पूछा गया था एक बार कि काव्य कला में किसकी प्रधानता है। तो हम लोग भी आगे देखेंगे और देखते हैं कला का वर्गीकरण। कला का वर्गीकरण और एक सौंदर्य शास्त्री हैं क्रोचे, और इन्होंने कहा है कि कला अविभाज्य है। कला अविभाज्य है, लेकिन अन्य विद्वानों का यह मानना है कि नहीं, कला को 2 रूपों में बांटा जा सकता है। अन्य विद्वान कहे कि
दो रूप हैं। एक है उपयोगी कला और दूसरा है ललित कला। उपयोगी कला जो मानव समाज के लिए उपयोगी होता है, ये उपयोगी कला के अंतर्गत आता है। और इस कला के अंतर्गत जैसे बढ़ईगिरी है, सुनारगिरी है, लोहारगिरी है। और ललित कला के अंतर्गत उन कलाओं को रखा गया है जिसमें सौंदर्य की अधिकता होती है, सौंदर्य की प्रधानता होती है। ये ललित कलाएं होती हैं। और इस ललित कला की संख्या जो है 5 बताई गई है। और इन 5 कलाओं में चित्रकला, मूर्ति कला, वास्तुकला, काव्य कला और संगीत कला, ये 5 प्रकार के ललित कलाओं की चर्चा की गई है। और इन कलाओं में हीगल महोदय ने कहा है कि काव्य कला सबसे श्रेष्ठ होता है और वास्तुकला सबसे निम्न होता है। तो यहाँ जो काव्य कला है इसको सबसे श्रेष्ठ कहा गया है और वास्तुकला को सबसे निम्न कहा गया है। इसके पीछे वही जड़ चेतन को आधार बनाया गया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। और कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो 5 ललित कलाएं हैं, इन ललित कलाओं का अर्थ क्या है और उस कला का आधार क्या है, इत्यादि चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन। हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।